हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। और आज है हमारी क्लास नंबर 12 मौर्य प्रकाल पे हम आज बात करेंगे। इससे पहले 11 क्लास हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है रिकमेंड करूंगा एक बार जाके क्लास को जाके देख लें। ठीक है। और आज का क्लास हमारा शुरू होने वाला प्रैक्टिस सेशन हम जो लोग कर रहे हैं MCQ कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग MCQs कर रहे हैं, PYQs लगा रहे हैं, साथ ही साथ PY सेशन चला रहे हैं हम लोग। ठीक है। हिस्ट्री का हम प्राचीन भारत का सेगमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। आज से आपका क्लास डेली आपको मिलेगा। ठीक है। टाइम से एग्जैक्टली सारे बच्चे देखते रहें क्लास को। जल्दी हम हो सकता है कि लाइव कनेक्ट होंगे। ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं चीज़ों को वो लाइव मिले मेरे को। और जो भी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, या जिस तरीके से कोई भी डाउट है वो बात करते रहेंगे हम लोग, बताएं कि क्या है। ठीक है। उस तरीके से हम लोग चलाते रहेंगे। कुछ बच्चों को अगर मिडिवल में प्रॉब्लम है या मॉडर्न में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से भी है, तो मैं सारा का सारा आपको क्लियर करता चलूँगा। तो शुरू करते हैं आप बिना किसी देर के। ठीक है। क्लास नंबर 12 मौर्य उत्तरकाल। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। कुछ क्लासेस बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कुछ चीज़ों में, तो मैं बता दूं आपको। हमने मौर्य काल कर लिया। ठीक है। क्या कर लिया? मौर्य तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि मौर्य वंश तक पढ़ लिया था। आज हम मौर्य उत्तर काल का बात करेंगे, यानी कि मौर्यों के बाद का। ठीक है। और ये कब तक चलेगा, कहाँ तक मौर्य उत्तर काल को हम इंक्लूड करते हैं, वो चीजें मैं बता दूंगा। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर के बाद आप देखोगे मौर्य एक विस्तृत ये इस तरीके से हमारा एक मैप पे। तो ये चीज मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे बिहार वाला जो जोन पड़ता है, ये इस तरीके से आप देखोगे बिहार, यहाँ पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। ठीक है। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। तो क्या हुआ था, जब बिहार में ये जगह पड़ती है, तो मौर्य वंश जब था, मौर्य वंश ने अपना एरिया आप देखोगे अफगानिस्तान, कांधार, ये सारा का सारा काफी एरिया इन्होंने कवर कर रखा था। एक विस्तृत भूभाग इन्होंने साम्राज्य किया हुआ था। ठीक है। साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो फिर क्या हुआ, अब इतना समझ में आया। उसके बाद जब इन्होंने हुआ, तब जब ये डिक्लाइन हुआ, इसका ही सामंत है, इसका सेनापति जो था, लास्ट टाइम मैंने बताया था, बृहदत्त जो राजा था उसका कत्ल करके, उसको मार के, उसके सेनापति ने ही सत्ता हथिया ली थी, जिसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। ठीक है। पुष्पमित्र शुंग। ठीक है ना बच्चों? कोई साउंड प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा? ठीक है। तो पुष्पमित्र शुंग ने उसकी, आपने जो राजा था उसकी हत्या करके सत्ता हथिया ली। ठीक है। ओके। हम बात कर रहे थे इस चीज पे। ठीक है। हाँ, तो मैं यहां बता देता हूं। मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश की बात कर रहे थे। तो इस तरीके से एक मैप पे, ताकि आपको याद रहे, यहाँ पे हम लोग मान के चल लेते हैं। ठीक है। यह पाटलिपुत्र। तो शुंग वंश ने जब हुआ, तो इसके जो उत्तराधिकारी हुए, दो उत्तराधिकारी का मतलब आप समझते ही हैं। इनके जो मौर्य वंश के बाद जो वंश आया उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो वंश आया, एक था शुंग वंश। क्या था? शुंग वंश। ठीक है। ये कहां आया था? उत्तर में, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। हम बात करें, शुंग वंश आया हुआ था। शुंग वंश जो यहाँ पे रूल कर रहा था, यानी पुष्पमित्र शुंग। ठीक है। इसके बाद इसका टाइम पीरियड जो मैंने बताया था, ये जो आया था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 184 से 75 तक। ठीक है। BC ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है। यहाँ से उसका जो ब्रदर राजा था उसको मार के, कत्ल करके, इसके सेनापति ने, पुष्पमित्र शुंग ने, शुंग वंश की स्थापना करी। दक्षिण की बात करें तो जो उसका उत्तराधिकारी हुए थे वो क्या हुए? सातवाहन। ठीक है। सातवाहन वंश। ठीक है ना बच्चों? कौन थे? सातवाहन वंश। ठीक है। ये सातवाहन शुरू हुए। अब क्या है, सातवाहन जो हुए थे वो महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, प्रतिष्ठान। ये महाराष्ट्र वाला अगर आप देखोगे ये मैप में, तो ये महाराष्ट्र वाला जोन पड़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, यानी कि MH बोले तो महाराष्ट्र। और ये क्या था? बिहार, BH। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। ठीक है।
ये कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि शुंग वंश वहां था, सातवाहन वहां था, उत्तराधिकारी थे मौर्य वंश के, ठीक है। या दूसरा वाला ये लिख दिया है मैंने, दूसरा ये था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका मौर्य वंश के बाद जो इसके उत्तराधिकारी आगे होंगे और इसका उत्तराधिकारी आगे होंगे, यानी कि शुंग वंश की बात करें तो कर्ण, कर्ण वंश, ठीक है, कर्ण वंश आएगा इसके बाद, और सातवाहनों के इक्ष्वाकु, कौन थे, इक्ष्वाकु, ठीक है, ये इसके उत्तराधिकारी थे। अब आप समझ लेना अच्छे से कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे मौर्योत्तर काल में ही आएंगे, ठीक है। मौर्योत्तर काल तक हम इसमें आगे बात करते रहेंगे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश उत्तर भारत में चल रहा था, दक्षिण भारत में कौन चल रहा था, यानी कि सातवाहन। दक्षिण भारत का मतलब ये, हम यहां से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। इन्हीं को बोला जाता है पश्चिम का स्वामी, ठीक है, पश्चिम का स्वामी, यानी कि सेतु के तौर पे काम किया था साउथ में और नॉर्थ के बीच में जो जो पड़ता है जगह, इन दोनों ने बीच में किसका काम किया हुआ था, सेतु का, यानी कि दोनों को, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट जो था वो सातवाहनों के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना है। चलो एक बात कॉन्सेप्ट ही हो गया, एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब इसी टाइम पे जो वंश से वो राज कर रहे थे, उसी के टाइम पे जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी आक्रमण हुए, उसका कॉन्सेप्ट जो किस तरह क्रोनोलॉजी में आए, कौन कौन आए थे, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताता हूं, वो चीज आप दिमाग में रखें ताकि कंफ्यूजन ना हो जब क्वेश्चंस लगाएंगे और एक पैटर्न को हम लोग करेंगे ड्रॉ, ताकि आपको ये चीज बेस याद रहेगा कि ये चीजें थी, तो आप एक बार में दिमाग में कॉन्सेप्ट में रखोगे कि कौन सी चीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं मौर्य वंश के टाइम पे, जब मैंने आपको बताया था मौर्य जब वंश स्थापित हुआ तो सेल्यूकस निकेटर जो राजा था, जो सिकंदर का सेनापति, उसको राज दे दिया गया था, फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो जो लोग रह रहे थे अफगानिस्तान ईरान वाले एरिया में, देखोगे आप, ठीक है, तो उसने ही अपना दूध मेगास्थनीज को भेजा था, जिसकी रचना मैंने आपको बताई थी, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो जब रह रहे थे उन्हीं को यूनानी बोला गया, क्या, यूनानी, ठीक है, यानी आप कहीं कहीं इसको हिंद यूनानी भी पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट था, यहां से बात कर लेते हैं आगे, यानी सिकंदर, आप याद रहोगे सिकंदर, ठीक है। सिकंदर का ही सेनापति कौन था, सेल्यूकस, ठीक है, कौन था, सेल्यूकस। सेल्यूकस के ही जो वंशज आगे बढ़ते रहे, यानी कि जो अफगानिस्तान और नॉर्थ इंडिया वाला जो देखोगे उधर वाला एरिया था, तो इन्होंने ही, इनके जो आगे वंशज आते रहे, उन्होंने क्या किया आगे, आप इसमें नाम मैं अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे चीजों के लिए, तो वो मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो जब इसी के जो वंशज आगे रहेंगे, यानी कि ये टाइम आप देखोगे मौर्य वंश में 322 के आसपास जब मौर्य वंश का उत्थान हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सेल्यूकस था। 300 से आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी कि आप आ जाओगे मौर्य वंश जब डिक्लाइन हुआ उसके टाइम पे, यानी कि 184 के आसपास, 184 जो मैंने बताया था अभी, शुंग वंश, उस टाइम पे आक्रमण शुरू हो जाते हैं, चीजें मतलब जो बाहर के आक्रमण हुए। तो सबसे पहले किसने किया होता है, हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानी के बाद ये क्रम आप एक बार दिमाग में बिठा लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। अब आप बात करते हैं आगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेल्यूकस वाला ही कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हिंदी यूनानी यानी कि ये थे, इनके बाद फिर कौन आया था, हिंदी यूनानी के बाद आए थे शक, ठीक है, शकों का आक्रमण हुआ। शकों के बाद कौन आए थे, पहलव, कौन आए थे, पल्लव। पल्लव अलग होते हैं, पहलव अलग होते हैं, यानी पार्थियन, इनको एक तरीके से लिख देता हूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, पार्थियन, शक और पार्थियन, ठीक है, कौन थे, पार्थियन। पार्थियन के बाद कौन आए, पार्थियन, ठीक है, शक, पार्थियन, फिर आए कुषाण, कौन था, कुषाण, कुषाण, ठीक है, कुषाण। इसी के टाइम पे आप देखोगे कुषाण में ही कौन था, कनिष्क का नाम सुना होगा, बिम कैटफाइसिस, कुजुल कैटफाइसिस, ये सारे के सारे कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है, यानी कि कुषाण वंश। अब बात करें शक, शकों की बात करें तो शक में एक राजा का नाम आपने बहुत सुना होगा जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन शक के ही टाइम पे था, इसका ही राजा था, ठीक है, कौन था, रुद्रदामन,
जिसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में। कहाँ मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ये रुद्रतावन जो था वो इससे संबंधित था। पार्थियन में कोई इतना ज्यादा फेमस ज्यादा टाइम तक नहीं रहा। फिर आया कुषाण वंश, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आने वाले टाइम में। ठीक है, जिसको मैं आगे कराऊंगा मेनली मौर्योत्तर काल में। ये वाला और ये दो इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिसके बारे में बात करेंगे। दो ये हो गए, उसके बाद फिर कौन शुरू होगा, शुंग वंश, और फिर जो मैंने आपको बताया था सातवाहन वंश। ये मेनली काम है। ठीक है, यही टाइम शुरू होके चलता रहता है। और फिर हम इसमें जो पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में किस किस के बारे में हम पढ़ लिया, ये हमको पढ़ेंगे हम लोग। उत्तराधिकारी, मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे, मौर्यों के उत्तराधिकारी। ठीक है, मौर्य के उत्तराधिकारी से कहां तक पढ़ेंगे, गुप्त तक, गुप्त वंश तक। कहां तक, गुप्त वंश तक। ये मौर्योत्तर काल में आता है। सारा का सारा समझ में आया। गुप्त वंश कहां शुरू होता है, ये मैंने बताया 319 एडी। ठीक है, एडी समझ में आया। अब समझ में आ गया होगा कि कहां से कहां तक हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ गया बच्चों। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। एक क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ आई है वीडियो को रोक के और एक बार इस ग्राफ को और चीजों को जिस तरीके से मैंने बताया किस तरीके से कितना पढ़ना, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने आपको बताया है कौन सा क्या है। जब इसकी बात करोगे तो ये 75 एडी के आसपास इसका टाइम शुरू होता है। ठीक है, एडी सॉरी बीसी, ये इस टाइम पे कुषाण वंश का शुरू होता है। कुषाण जब शुरू हो जाता है, कनिष्क का एक्चुअल में टाइम पीरियड जो मैंने लिखा है वो है, उससे पहले कुजुल कैडफाइसिस आया था, कुजुल कैडफाइसिस के बिम कैडफाइसिस, बिम कैडफाइसिस के बाद ही कनिष्क आया हुआ था। कनिष्क के बाद होविष्क था, कई सारे राजा और भी थे। तो उस बारे में हम ज्यादा क्वेश्चन आते रहेंगे तब बात करते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध, किस बारे में बात कर रहा है, शक संबंध किसने प्रारंभ किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको दिमाग में बैठा लेना है, रट लेने हैं। जैसे भी है, जो जिस चीज पे मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूँ या मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूँ उनको आप दिमाग में बिठा लें। ठीक है, शक संबंध यानी कि भारत सरकार इसको इस्तेमाल करती है और ये 78 एडी पे शुरू होता है। ठीक है, ये कनिष्क किससे संबंधित है, कनिष्क से। कब संबंधित है, कनिष्क से संबंधित है। ठीक है, राजा कनिष्क। ठीक है, ये सारे के सारे इससे संबंधित है। शक संबंध भारत सरकार इसको लेकर आप देखोगे कि भारत सरकार जो भी शक संबंध इस्तेमाल करती है संबंध, तो वो शक संबंध लिखा हुआ। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी पॉलिटी में, तो वहां पे शक संबंध लिखा हुआ आता है, तो वो भारत सरकार इसी को इस्तेमाल करती है। कई सारे संबंध, संबंध का मतलब एक लाइन खींच दी हमने। गुप्त संबंध में आप पढ़ोगे तो वो 320 या 319 के आसपास मानते हैं। विक्रम संबंध हो गया, ये क्या कहते हैं 108 जो मानते हैं, 75 75 होता है इसका। 75 के आसपास भी मानते हैं। 57 एक आपने देखा होगा वो भी लिखा हुआ था। तो सारे के सारे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कनिष्क। ज्यादा जिस चीज पे हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिस पे नहीं है या मतलब सीधा फैक्चुअल पूछ रहा है तो उस पर हम टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात कर रहा है कनिष्क की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। समझ में आ गया कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट कर लें, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिलिंद पानो क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलिंद पानो या मिलिंद प्रश्नो लिखा हुआ आ जाता है कि ये क्या है। मिलिंद मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ये जो मैंने आपको बताया हुआ था शक के टाइम पे ही, ये दिख रहा है ना आपको, ये जो मैंने स्लाइड बताई है शक, इसी का एक जो शक राजा था। ठीक है, जो आगे आप बढ़ते जाओगे इसी में मिलांडर मिलता है, एक राजा आता है जिसने आक्रमण किया हुआ था। हिंदी यूनानी जो लिखा है ना, जब अंत में यहाँ पे आओगे तो मिलांडर एक मिलता है, तो उसी का वही नाम है इसका, मिनांडर नाम। ठीक है, तो मिनांडर और एक जो राजा था, राजा का मतलब कहा जाए बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान था, उसके बीच में एक कम्युनिकेशन हुआ। मतलब कहा जाए जैसे आप किसी से कन्फ्यूजन करोगे या मुझे कुछ डाउट है तो मैं क्वेश्चंस करता हूं आपसे, तो प्रश्न पूछने का था मेरा कि मिनांडर ने गुप्त से जो धर्म था, बौद्ध धर्म से गुप्त बोल रहा हूँ सॉरी, बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी, उसने नागार्जुन एक साधु थे या कहा जाए एक ऋषि संत जो भी थे जो मानने वाले, तो उनसे बड़ी क्वेरी करी थी। तो वही प्रश्नों का एक संकलन है ये मिलंद प्रश्नों। ठीक है, मिलंद मतलब मिलांडर का नाम है इसका, मिनांडर क्या नाम है, मिनांडर। ठीक है, मिलांडर और प्लस नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है,
नागार्जुन। ये किससे संबंधित है? यानी कि बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। आप देखोगे कि बौद्ध धर्म का जो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि अशोक के टाइम पे, गुप्त मतलब मौर्य के टाइम पे, गुप्त क्या कहते हैं, मौर्यों के टाइम पे बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया था, बहुत ज्यादा पकड़ हो गई थी उसकी, ठीक है। जिसकी वजह से, जिसका सेनापति मैंने बताया था ब्राह्मण था, जिसने उसको कत्ल कर दिया, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। तो वो बताना कि क्या है ये मृत प्रश्नों, क्या है? बौद्ध पाठ, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध पाठ, यानी कि उसने, नागार्जुन ने इसको मेनांडर को शिक्षा दी थी और उसके वजह से प्रभावित होकर मेनांडर क्या हुआ था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये राइट आंसर होगा बौद्ध पट, ठीक है। बौद्ध स्थल नहीं है, बौद्ध कला का नाम नहीं है, बौद्ध का नाम नहीं है, ठीक है। आज क्वेश्चन हमारे पास काफी है, इसीलिए हम जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन देंगे जिस चीज में है, और क्वेश्चंस को फ्रिक्वेंटली आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करा, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग का मतलब आपको पता है ये बच्चों, सिल्क मार्ग क्या होता है? जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, इसी को सिल्क रूट क्या बोलते हैं? सिल्क रूट, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? रेशम मार्ग। अगर रेशम मार्ग लिखा हुआ आता है तो रेशम मार्ग होगा, सिल्क रूट लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये सारे के सारे किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं, जब आप देखोगे, एक सेकंड, मैं अगर आपको दिखा पाऊं तो, ठीक है, चलो बताता हूं। चीन में, इधर बताता हूं, दिख रहा है ना बच्चों? हाँ, चीन में वर्ल्ड मैप हो सकता है क्या अरेंज इस पे? मोर किधर है इसमें? सर्च में ना, हाँ ठीक है। तो चलो मैं निकाल दूंगा बस, काफी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोड़ो, मैं, ठीक है। एक सेकंड में जब अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। वर्ल्ड मैप, आपने जब इसको खोलोगे वर्ल्ड मैप, ठीक है, तो इसकी इमेज ये है, ठीक है। चलो पॉलिटिकल देख लेते हैं। अब देखो, इसमें चीज को मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। आप देखो कि ये है चाइना, दिख रहा है ना बच्चों? चाइना वाला जो, चाइना से देखोगे, ये चाइना से हम लोग क्या करते थे, यहां से लेके जो रूट था, डाउनलोड, ठीक है, दिख रहा है बच्चों? ठीक है, चलो अब बताता हूं मैं, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये चाइना वाला जोन है ना, चाइना में रेशम उत्पादन बहुत भरपूर मात्रा में हो जाता है। जो ट्रेड था यहां से, सिल्क रूट यहां से होकर अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए निकल के टर्की वगैरह, आप आगे जाते रहोगे ऐसे जोड़ के सीधा, ये आप भूमध्य सागर से क्रॉस करके, ये रोम लिख रहा है ना, इटली, रोमन्स, जो रोम आपने देखा होगा, रोम वाला, ये वाला रूट था, ये वाला रूट, ठीक है, ये वाला रूट, ये जो रूट था इसी को सिल्क मार्ग कहते थे। समझ में आया? यानी कि रोम के साथ जो व्यापार होता था, किसके साथ? रोम के साथ व्यापार होता था, चाइना का, ठीक है। और जो भारत के साथ जो सारे के सारे यहाँ पे, यानी कि ये अफगानिस्तान, ये तो सब इंडिया का ही पार्ट था, पूरा का पूरा अफगानिस्तान तक आप देखोगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये वाला जोन था, यहां से यहां तक जो ट्रेड होता था, यानी कि रोमन्स जो व्यापार करते थे वो स्थल मार्ग से ही करते थे, तो इसी रूट को ही द ग्रेट सिल्क मार्ग बोलते हैं, यानी कि सिल्क रूट, ठीक है। आप कई अगर हिस्टोरिकल मूवी वगैरह देखोगे, कई सारी चीजें हैं, तो इस सिल्क रूट में ही कई सारी मूवीज भी बनाई गई हैं, हॉलीवुड मूवीज भी हैं जिनमें इनका जिक्र किया गया है सिल्क रूट का मेनली। तो जब इंडिया का देखोगे यहां तक था, पूरा का पूरा एरिया जो यहां से कवर कर रहे थे, यहां पे था प्रेशर, तो ये सारा का सारा एरिया ही, जो सारा का सारा एरिया पेशावर, जो मैं कनिष्क का टाइम बता रहा हूँ, कनिष्क कहां पर, जो पेशावर पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है,
पेशावर ही यानी कि वो राजधानी थी कनिष्क की, ठीक है, यहाँ पे पेशावर में, ठीक है। उसका एरिया यहाँ से पूरा फैला हुआ था, ये वाला एरिया, समझ में आया? जो मौर्यों का उत्तराधिकारी मैंने बताया, तो ये था सिल्क रूट, जो मेनली व्यापार करता था किससे? यूरोप से। यूरोप में भी कौन एम्पायर जो था, वो कौन था? रोम एम्पायर, समझ में आया? रोमन जिसको बोलते हैं, रोमन साम्राज्य। अब आ गया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। चलो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अब आया समझ में सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? ये था सिल्क रूट, ठीक है। और कनिष्क जो था, ये मैंने अभी बता दिया, कनिष्क यानी किस वंश से संबंधित था? ये कनिष्क था कुषाण वंश से संबंधित, यानी कि किससे वंश था? कुषाण वंश का ही राजा था, जिसने पूरा का पूरा उस अफगानिस्तान और पाकिस्तान और इंडिया वाले जोन पे कवर करके रखा था, जिसने इस पे साम्राज्य के अधीन लेके आया था। तो जो सिल्क रूट था वो इसके अधीन आ गया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसने अपने साम्राज्य को विस्थापित मतलब विस्तार किया था। यानी कि सिल्क रूट से ट्रेड होता था, वो इनसे चुंगी वसूलता था, यानी कि पैसा टैक्स वसूलता था। समझ में आया? जो रोमन्स के साथ ट्रेड होता था, तो उस वो सारे के सारे चीन और रोम के साथ जो व्यापार होता था, इंडिया का भी व्यापार होता था, वहां से जो बीच ऐड हो गए, तो वो सारा का सारा इसने कनिष्क के टाइम पे इसने कवर कर लिया था। सिल्क रूट आरंभ कराया था इसी ने, जो था इसी के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे ये आरंभ हुआ था। समझ में आया सिल्क रूट वाला कॉन्सेप्ट? होप सो आपको क्लियर रहा होगा। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, कनिष्क का समकालीन कौन था? कौन था कनिष्क का समकालीन? ये दिमाग में डालें। कनिष्क किससे संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था। सारे वंश का वाला एरिया मैंने आपको पहली स्लाइड में बता ही दिया कि कौन था। अब कनिष्क के दरबार में कौन कौन था, या समकालीन कौन था, या इसके टाइम पीरियड में कौन था? तो कम्मन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कम्मन और वसुमित्र। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा वो बताएं। इसका सही आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। राइट आंसर पहले तो आप कर लें। नागार्जुन, जो मैंने अभी बताया, मेन प्रश्नों वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था, मिनांडर ने आक्रमण किया था, ये नागार्जुन थे। नागार्जुन हमारे किससे संबंधित है बच्चों? नागार्जुन ने एक जो नियम प्रतिपादित किया हुआ था वो शून्यवाद से संबंधित है, यानी कि सापेक्षवाद, ठीक है। या किससे? शून्यवाद। किससे संबंधित है? शून्यवाद। ये आप याद कर लेना, किससे संबंधित है? शून्यवाद यानी सापेक्षवाद। या और लिखा होगा या आ जाए सापेक्षवाद, ठीक है। सापेक्षवाद, नागार्जुन ही शून्यवाद से संबंधित है। अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित्रम। क्या है? बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरित्रम, कुछ भी लिखा हो सकता है, वो आप एक बार देख लें। क्या लिखा है? बुद्ध चरित्रम, यानी कि इसकी रचना कौन सी है? बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है बच्चों? ये सारी की सारी अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। समझ में आया? ये सारे के सारे कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के समकालीन थे, या कनिष्क ने इनको संरक्षण प्राप्त किया हुआ था। और एक वसुमित्र, ये तीन थे, ठीक है। याद हुआ? कालिदास इसमें दे रखा है, कालिदास हमारे वंश जो था उससे संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न जो आपने नाम सुना होगा वही है। अशोक के टाइम पे नवरत्न थे, वो भी आपने सुना होगा। कृष्णदेव राय आप मिडियल में पढ़ोगे उसमें। यानी कि आप एक अच्छा राजा होगा, वो अपनी मंत्रिपरिषद में अच्छे लोगों को जगह देता था, विद्वानों को जगह देता था, ठीक है। आप देखोगे तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो इससे संबंधित है, ठीक है। अश्वघोष यानी कि ये बुद्ध चरित्रम इन्होंने लिखी हुई थी, अश्वघोष ने ही, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है रंगमंच, भारतीय रंगमंच। रंगमंच का मतलब होता है नाटक वगैरह, जो आपने थिएटर्स जो देखे होंगे, जो पहले एक्टिंग करते थे, चीजें करते थे। यवनिका, ये शब्द का अर्थ याद अच्छे से कर ले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सीधा सीधा इस शब्द का नाम पूछ लेते हैं। यवनिका का अर्थ क्या होता है? वो पर्दा से संबंधित है, ठीक है। आपको लगेगा क्या है? शुभारंभ करने का श्रेय जो किसको दिया जाता है? जो शुभारंभ किया था वो किसने किया था, ये बताना है। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा जो था, पर्दा तो मतलब थिएटर वगैरह जो होते हैं चीजों के लिए, वो शुभारंभ जो हुआ था वो किसने किया था? इनमें से बताना है। जो मैंने बता दिया आपको, यूनानी यानी कि शकों ने किया था, पार्थियन, यूनानी या कुषाण। ये सारे के सारे वही है जो आए थे आक्रमणकारी, जो मैंने आपको बताया होता, जिन्होंने अटैक इंडिया पे किया होता। इनमें से वो शुरू किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूनानी। कौन था? यूनानी। राइट आंसर क्या है? यूनानी। यूनानी हिंदी यूनानी जो मैंने बताया था, सेल्यूकस के जो वंशज आए हुए थे, वही जो हुआ था वो इसी से संबंधित है। समझ में आया? ठीक है। बात करते हैं कुषाणों का, तो चल ही रहा है, पार्थियन, शक, जैसा क्वेश्चन आता रहेगा मैं इन्फॉर्म देता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है, यानी कहा जाता है द्वितीय अशोक किसको बोला जाता है? प्रथम अशोक तो अशोक था, अशोक महान। द्वितीय अशोक किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, या हर्षवर्धन को? ये बताना है किसको बोला जाता है द्वितीय अशोक, ठीक है।
द्वितीय अशोक की जो संज्ञा दी गई है बच्चों किसको दिया गया है? कनिष्क को। किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है, यानी कनिष्क को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई। क्यों? उसने अपने साम्राज्य को इतना ज्यादा वाइड कर दिया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा दिया था। जो मैंने अफगानिस्तान सिल्क रूट से लेके इंडिया वाला जोन वो पूरा कवर किया हुआ था, वो यही है। किसी भी राजा को महान बनाने के लिए उसके कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? क्या है? उसके कार्य। आपने प्रशासन कैसे चलाया है, उसने कौन से अच्छे कार्य किए। कार्य ये नहीं है कि आपने किसी को मारने का आदेश दे दिया या किसी को, एक साम्राज्य भूभाग को मतलब कहा जाए उसको चलाना, और अपनी विस्तार नीति को साथ साथ आप जो आम जनता है उसको भी सहूलियत या कहा जाए उसको भी ठीक से, यानी कि विद्रोह वाली कंडीशन ना हो। कहने का मतलब ये आप जनता की भी पसंद है, आप क्या कहते हैं दूसरे लोगों से अच्छे अपने रिश्ते यानी आस पड़ोस के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये अच्छा बंदा है या अच्छे लोग हैं, उसीलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कनिष्क का नाम आता है। ठीक है, कनिष्क का नाम आता है। हाँ, एक चीज और कनिष्क के बारे में बता देता हूँ। पहले क्या था? कनिष्क शैव हुआ करता था। शैव यानी शैव मतलब शैव धर्म को मानता था, यानी शिव धर्म को मानता था, यानी कि शैव धर्म जो होता है उससे संबंधित था। लेकिन बाद में कौन हो गया था? बाद में क्या हो गया था? ये बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को मानने लग गया। किसको? बौद्ध धर्म को मानने लगा। ठीक है, किसको मानने लगा? बौद्ध धर्म को मानने लगा। मैंने आपको बताया हुआ था बौद्ध परिषद जो हुई थी 4। ठीक है, जो सबसे लास्ट में चौथी थी वो किसने कराई थी? कनिष्क ने। कहाँ कराई थी? कुंडलवन में। समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ लिंक करके पढ़ते रहोगे तो समझ में आएगा। यानी कि जो 4th बौद्ध संगति इसके टाइम पे हुई थी, बौद्ध परिषद जो मीटिंग हुई थी वो इसी ने कराई थी, कुंडलवन यानी कश्मीर में कराई थी कनिष्क ने। चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाई दिया, समुद्रगुप्त के बारे में हम गुप्त वंश में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन ये भी आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है चरक। चरक बहुत ही फेमस नाम है बच्चों। राज चिकित्सक, चिकित्सक मतलब आप समझते हो डॉक्टर जो चिकित्सा होता है उनसे संबंधित है राज चिकित्सक। ठीक है, वो किसके चिकित्सक थे ये बताना है हमको। यानी कि जो चरक थे वो किसके समकालीन थे या किसके चिकित्सक थे? राज चिकित्सक का मतलब होता है आप अगर राजा हो तो आपका परम, जैसे मोदी जी है अभी के टाइम पे, तो उनका एक वकील भी है जिसको बोलते हैं महा अधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता महाधिवक्ता नहीं, महाधिवक्ता तो राज्य में ही होता है। महान्यायवादी, सॉरी महान्यायवादी, पॉलिटी में पढ़ोगे महान्यायवादी। ठीक है, तो उनका एक जो होता है हर सेक्टर का एक बंदा उन्होंने कवर कर रखा हुआ था। जैसे विद्वान में मैंने बताया था नागार्जुन हो गए, एस्ट्रोगोस हो गए। चरक जो है वो किसके समकालीन है ये बताना। चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर थे वो किसने रख रखा था? तो हर्ष ने, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं, अशोक भी नहीं था, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के दरबार में ये कौन थे? चिकित्सक थे यानी कि डॉक्टर थे। अब चरक की एक रचना जो मैं बता देता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, याद रखें। चरक संहिता। क्या था? चरक संहिता। क्या था? चरक संहिता। क्या था? चरक संहिता। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा ले। चरक संहिता, चरक संहिता में ही सारे सारे आयुर्वेद की जानकारी दी गई है। कौन से पौधे से कौन सी दवाई बन सकती है, किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, ये सारे के सारे किससे संबंधित है? चरक संहिता से। इसमें ही चरक संहिता में ही चरक ने इसकी क्या कहते हैं रचना की, और इसमें सारे के सारे पौधों के बारे में जानकारी वगैरह दी है। ठीक है, कनिष्क के दरबारी में ये कौन थे? चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है गांधार कला। गांधार कला के बारे में मैंने आपको इससे पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है, किससे संबंधित है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर अभी बच्चों को कंफ्यूजन है या डाउट है तो एक बार क्लास जरूर देख लिया करें, ताकि आपको ये चीज क्लियर रहेगी अगर कोई चीज पूछी जा रही है तो उस बारे में किस बैकग्राउंड पे बात हो रही है, क्या हम उस बारे में ठीक से चल रहा है, कैसे नहीं चला। तो गांधार कला की बात कर रहा है। गांधार कला के बारे में मैंने शैलियों के बारे में बताया था। गांधार कला होगी, मथुरा कला हो गई, ये सारी की सारी शैलियां आर्किटेक्ट की यानी कि बनाने वाली जो मूर्ति निर्माण हुआ था वो सबसे पहले गांधार कला शैली की बात करते हैं। मथुरा कला शैली में हुआ था, बुद्ध की जो मूर्तियां बनी थी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये विकसित हुई थी, वो कब हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में। ठीक है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो ये शुरू हुई, मतलब शुरू तो हुई थी जब मिक्स मैंने बताया सेल्यूकस के टाइम पे लोग आर्किटेक्ट बनना शुरू हुआ था, लेकिन जो पीक पहुंचा था या जो हुआ था वो कुषाणों के टाइम पे हुआ था। कुषाणों ने ही सबसे पहले जो फर्स्ट बुद्ध की मूर्ति वगैरह निर्माण हुआ था वो ये था। और जो कनिष्क था
वो जो बाद में बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया था, वो महायान शाखा यानी हीनयान महायान के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, तो यानी कि कुषाण वंश यानी कि कुषाण जो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, गांधार कला, गांधार कला के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया था, किससे संबंधित थी, यूनानी। कौन कौन थे इसमें, अगर आपको डीपली पढ़ना है, यूनानी थे, रोमन, दोनों का मिक्स था ये। अब रोमन्स के, यूनानी वाला मैंने सेल्यूकस निकेटर और वो सारा उसके उत्तराधिकारी बताए। रोमन्स का मतलब इस टाइम पे आप देखोगे तो जो ट्रेड चलता था, व्यापार होता था, तो रोमन्स भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने मिलकर एक कौन सी शैली का निर्माण किया हुआ था, वो कौन सी शैली थी, गांधार कला शैली। समझ में आ गया। प्लस इसमें हिंदू शैली जो होती थी उस टाइम पे उसको भी इंक्लूड किया गया था, यानी हिंदुस्तान, यूनानी और रोम तीनों का मिक्स था ये। समझ में आ गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली, ग्रीक मतलब यूनानी, समझ में आया, मिश्रण से विकसित कला जो विद्यालय की किस नाम से जाना जाता है, कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कलाशाला और मुगल कला। बताएं मुझे। ये अभी इस बारे में हमने बात ही कर ली है, गांधार कलाशाली। गांधार इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं हम लोग, अब मैं आपको ये बता दूं। गांधार एक जगह जगह पड़ती है, आप देखो अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में गांधार, आपने नाम सुना, गांधारी जिनको बोला था अफगानिस्तान में, जो पांडवों के टाइम पे आप देखोगे महाभारत में गांधारी, वो गांधारी ये वाला गांधार है। ठीक है, गांधारी जिनको दिया गया था, जिन्होंने पट्टी बांध ली थी। ठीक है, वो गांधार कला शैली इसीलिए कि गांधार से ही सबसे पहले इसके, जैसे हड़प्पा से सबसे पहले हड़प्पा को खोदा गया तो वहां से इसके साक्ष्य मिले, तो हड़प्पा सभ्यता कह दिया हमने, तो जो गांधार से ही इसके शैली के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले थे वो गांधार से मिले थे, इसलिए हम लोग गांधार कला शैली या गांधार कला बोलते हैं। ठीक है, और कौन कौन थे ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुषाण के टाइम पे था ये। यूनानी और रोम कला निम्नलिखित में से कहां स्थान पर प्राप्त हुई है, ये अभी मैंने बताया ही था आपको, इसी बात कर रहा है गांधार। राइट आंसर क्या होगा, गांधार। कलिंग होगा नहीं, बुद्ध कला, एलोरा, ये सारे के सारे बात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, यानी कि राज्य सिंहासन पर जो कनिष्क बैठा था वो कौन से टाइम पीरियड में बैठा था, ये बताना है हमको। पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको कराया हुआ था इस बारे में, तो ऑप्शन ए है 108 ईस्वी में, एक और दूसरा कह रहा है 78 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 58 ईस्वी में, और चौथा कह रहा है 128 ईस्वी में। बताएं कौन सा है, 128, यानी कि इसका सही आंसर 78 होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 78। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रख लें, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज हमारे पास काफी है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये फैक्चुअल है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। कनिष्क का राज्य रोड जो हुआ था वो 70 इसमें, और यहीं पे इसने क्या चलाया था, शक संबद्ध। क्या था, आप देखोगे क्या था, शक संबद्ध। ठीक है, कौन था, शक संबद्ध। ठीक है, शक संबद्ध किसने और कब शुरू किया, बार 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 बार, आप तो मेरे हिसाब से आपको रट गया होगा ये शक संबद्ध वाला कॉन्सेप्ट, कब था, किसने किया, क्या था। ठीक है, रट गए होगे अब तो, बहुत अच्छे से समझ। रुद्रदामन जो मैंने आपको बताया था नाम, हालांकि इससे संबंधित नहीं है। कैदफाइसिस ये कुषाण वंश से संबंधित था। विक्रमादित्य ये भी गुप्त वंश से संबंधित था। ठीक है, ये जो बात कर रहा हूं मैं इसका, विक्रमादित्य, ठीक है, ये सारे के सारे नहीं है उसमें, कुषाण वंश से संबंधित था, यानी कि जो 78 कनिष्क का टाइम था वो था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, ये बताना है। कुषाण काल में सबसे अधिक क्षेत्र जो विकसित हुआ था एरिया, वो कौन से संबंधित था, धर्म से संबंधित, कला, साहित्य, वास्तुकला, ये बताना है किससे संबंधित था, किससे संबंधित था, बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, कला। राइट आंसर क्या होगा, कला। कला में ही आप देखोगे कौन था, दो चीजें मैंने कुषाणों के टाइम पे बताई थी, एक गांधार कला, क्या था, गांधार कला, दूसरा क्या था, मथुरा, मथुरा कला। ठीक है, उसके टाइम पे ये दो कलाएं डेवलप हुई थी जो पीक टाइम पे पहुंची थी। समझ में आया, ये गांधार कला और ये मथुरा कला। ठीक है, गांधार है ये। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजधानियों के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी दो राजधानियां थी, एक थी तो कौन सी, पेशावर, कौन सी, पेशावर,
और एक मथुरा। राजधानियां कौन थी? दो राजधानियां थी, एक मथुरा थी और एक कौन थी? यानी कि आप देखोगे पश्चिम में पड़ता है, यानी पश्चिम ये वाला एरिया में ऐसे देखोगे तो पश्चिम में पेशावर पड़ता है और पूरब के टाइम पे देखोगे तो इधर मथुरा पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब लगा लेते हैं कौन सा दे रखा है, पुरुषपुर। यानी पुरुषपुर जो दे रखा है, पुरुषपुर को ही क्या बोलते हैं? पुरुषपुर, पेशावर। समझ में आ गया? नाम याद कर लेना, दिमाग में बिठा लो। पुरुषपुर को ही क्या बोलते हैं? पेशावर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेशावर। क्या बोलते हैं? पुरुषपुर को ही पेशावर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है लेखकों और पुस्तकों को सम्मिलित करना है, इनको जोड़ के बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। बच्चों क्वेश्चन पढ़ते टाइम कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें आप। एक तो पर इनमें से कौन सा मिला हुआ है आप पर टिक लगा देंगे, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है हमको। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में बिठा लें और इन चीजों को लिख लें। जिस बार में एक पुस्तक में आप कहीं पे पेन चला रहे हैं तो इनको लिख लिया करें। ये बाकायदा पूछ रहा है मैगस्थनीज के बारे में, कौटिल्य के बारे में, विशाख दत्त के बारे में या नागार्जुन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है विशाख दत्त। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। ठीक है, सही है ये। कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, ये भी ठीक है। ठीक है, मैगस्थनीज की इंडिका, ये भी ठीक है। नागार्जुन ये इसमें सम्मिलित नहीं है बच्चों। ठीक है, कौन सा है? ये इसमें सम्मिलित नहीं है। यानी ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चों। किसकी? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और नागार्जुन किससे संबंधित है? ये बताया था मिलिंद प्रश्नो, मिलिंद प्रश्नो इनसे संबंधित है। एक प्लस शून्यवाद, ये नागार्जुन से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि ये तीनों सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्रा राक्षस। याद कर लेना क्वेश्चन, ये बुक्स बाकायदा पूछी जाती है पुस्तक क्वेश्चन से। इंडिका अर्थशास्त्र किसकी रचना है, या ये मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। और भी रचनाएं हैं जो मैं आपको ये जैसे खत्म होगा इंजन में आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, क्लास ले लेंगे उस बारे में, तो मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है, कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित है। चलो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। साहित्यिक कृतियों के उनके लेखकों को सम्मिलित करना है, मिलान करने हैं कौन किससे संबंधित है। चलो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। ठीक है, तो कविराज मार्ग किसकी रचना है? आदि पुराण किसकी रचना है? गणित सार समग्र किसकी रचना है? और अमोघ वृत्ति किसकी रचना है, ये बताना है। बताएं बच्चों क्या है? इसका आंसर बताएं क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो आदि पुराण जो लिखा है वो किसने लिखा है? जिनसेन ने। आदि पुराण किसने लिखा है? जिनसेन ने। यानी कि आप बात कर लेते हैं आदि पुराण बी का 4 देखो कहां लिखा है, बी का 4। बी पे आ जाते हैं हम। बी का 4 का मतलब इसमें चाहिए तो होगा नहीं, इसको कैंसिल करो और इसको कैंसिल करो, यानी बी में 4 है ही नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अब बात करते हैं कविराज मार्ग। कविराज मार्ग अमोघ वर्ष की रचना है। ये 1 का 3 है कहीं, 1 का 3। ठीक है, ये दोनों में 1 का 3 मिल रहा है, कंपलसरी मिल रहा है। अब सी की बात कर लेते हैं। सी कौन सा है? गणित शास्त्र किसकी रचना है? महावीर आचार्य या फिर उनका संकटायन का। और अमोघ वृत्ति किसकी रचना है, ये बताना है। ठीक है, तो अमोघ वृत्ति संकटायन से संबंधित है और ये इनसे संबंधित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब मैं इसको दोबारा से साफ करके ठीक से अरेंज कर देता हूं। यानी कि आदि पुराण, आदि पुराण किससे संबंधित है? जिनसेन से, यानी कि बी का, ये बी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं 1 का 3, 1 का 3 यानी कि ए, ये ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरे का 1 यानी कि ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिए, आप इस चीज में देख लीजिए। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? बताना है बच्चों ये कि जो कुषाण की मूर्तियां हैं उनका संग्रहालय, संग्रहालय मतलब आप समझते हो ना, म्यूजियम। संग्रहालय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? म्यूजियम। म्यूजियम आपको इजी लगता होगा, संग्रहालय अगर समझ में ना हो तो। मथुरा संग्रहालय में, बम्बई संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय, इनमें से जो कुषाण की मूर्तियां हैं वो अधिक मात्रा में कहाँ से मिलती हैं ये बताना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस बारे में अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे होगे तो बन जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की हमको जानकारी हो, अगर नहीं होता तो कुछ हम अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डाल के कुछ लिंक अगर हमको पता है छोड़ने से अच्छा है कि हम उसको टिक लगा दें। अगर नेगेटिव थोड़ा सा हमको लग रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? मथुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। मथुरा क्यों हो जाएगा? क्योंकि मथुरा इसकी राजधानी थी, तो इस वाले जोन में ही सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण जो हुआ गांधार कला शैली और इसमें, तो वो मथुरा में ही मिलती है हमको। समझ में आ गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पे रखे गए हैं? अच्छा, जो हम लोग कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जो महीनों के नाम है उनमें से रोमन्स के जो सम्राट हैं उनमें से कितनों के नाम उसमें मिलते हैं, हमको मेनली ये बताना है। बड़ा क्वेश्चंस बनाया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है, जो कैलेंडर होता है उसको संबंधित है। एक तो हमारा पंचांग होता है जिसको हम इंडिया में पंचांग चलाते हैं, जिसका जो शुरू होता है वो चैत से ही माना जाता है, जिसका ईयर जो अप्रैल के टाइम पे चैत शुरू होते हैं, चैत्र जिनको बोला जाता है, उनको ही इंडियन कैलेंडर के पंचांग के हिसाब से जो हमारी साल शुरू होती है वो चैत्र से शुरू होते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को शायद थोड़ा सा गांव से संबंधित है या थोड़ा अपने एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो वो लोग आज भी चैत्र, बैसाख, ये सारे के सारे इसमें पढ़ते हैं। मतलब जो महीनों का काउंट करते हैं वो इसी में करते हैं। ठीक है, मानसून के टाइम पे जो आता है अगस्त, और ये अब चलो ठीक है, इस बारे में नहीं बात कर रहे हो। ठीक है, चलो महापूस, चैत्र, बैसाख, महाफागुन, ये सारे के सारे उसी से संबंधित है। ठीक है, तो नाम बताने हैं, मेनली टॉपिक पे आ जाते हैं। तो कौन कौन से थे? ये आंसर इसका बच्चों दो होगा, और दो कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ। एक तो सम्राट जो था जूलियस सीजर, का नाम सुना होगा आपने, जूलियस सीजर, तो वो जुलाई जो मिलती है ना, जुलाई, यानी कि सीजर, जूलियस सीजर इससे संबंधित है, यानी कि जुलाई जो मिलता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्या है? अगस्त। अगस्त यानी अगस्त को हम क्या कहते हैं? जो अगस्त, अगस्टस, ये रोमन राजा था अगस्टस, तो अगस्त के नाम पे ये दो महीने हमारे इसमें मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये चीज है मेनली। चलो ये बता दिया, जुलाई और अगस्त दो रोमन सम्राट थे, उनसे संबंधित है ये। ठीक है, निम्न, और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में निम्न के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने भैया कौन किससे संबंधित है? तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो तो पढ़ लेते हैं। विक्रम संवत किससे संबंधित है? ईयर। शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत। बताएं बच्चों कौन सा किससे संबंधित है? मेनली बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, आप इस चीज को नोट डाउन कर लें एक बार। ये सारे के सारे जो पूछे हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम पूछ ले। कल किसी भी क्वेश्चन में गुप्त संवत से दे दिया हो टाइम पीरियड, आप पूछ रहा हो कि गुप्त संवत किससे संबंधित है, आपने अगर इसको याद भी किया पढ़ा है तो आप लगा देंगे, नहीं पता है तो नहीं पता, क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहेंगे। इसीलिए एक बार सीधा कौन किससे संबंधित है आप लगा ले। शक संबंध बता दिया, बाकी के ये चार संबंध यहाँ पे 3 दे रखे हैं इंक्लूडिंग है, तो सारे के सारे संबंध आप बताएं कौन से किससे शक संबंध मैंने आपको बताया ही था, यानी कि ये इससे संबंधित हो जाएगा। बी का 4 देख लो कहाँ पे है, बी का 4 सिर्फ एक में है। लग गया हमको, सिर्फ एक पता होते ही आंसर आ जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक संबंध बता दिया, हालांकि और भी हम कर ले रहे हैं। और शक संबंध के बाद विक्रम संबंध की बात करें तो पहला तीसरा संबंध है विक्रम संबंध, मतलब 58 से संबंधित है। सी का कलचुरी यानी 248 से संबंधित है। और गुप्त वंश जो गुप्त था इसको 219 319 भी मानते हैं, या 320, जैसा भी लिखा हो आप काउंट कर लें। ठीक है, 319 या 320। समझ में आ गया सारे के सारे? ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको नोट डाउन कर लें आप कहीं। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ठीक है, ये देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था इससे पहले, पूछ लिया ना। तो कौन था? कुजाला, भीमा, कनिष्क, कैदफाइसिस, यानी कि कौन था? कनिष्क।
जो पहले शैव हुआ करता था, शैव मतलब शिव धर्म यानी शैव की पूजा करने वाला, ठीक है, वो इनको मानता था, उनका जो था। लेकिन फिर ये कौन हो गया था, बौद्ध हो गया था। कनिष्क इसका सही आंसर होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ईसा पूर्व द्वितीय। ईसा पूर्व द्वितीय का मतलब मान लो आप कह रहा है, ये पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, सेकंड बीसी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, सेकंड, द्वितीय हो गया बीसी ईसा पूर्व, ठीक है। शताब्दी मतलब 200 के आसपास मान के चलो, शताब्दी में सती जो दे रखा है, सेकंड बीसी के आसपास की बात कर रहा है। कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, ठीक है। कागज जो खोजा है, बनाने की कला जो थी वो कहाँ पे विकसित हुई वो बताना है, किसने की थी। चीनियों ने, रोमन ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों का इसका आंसर पता भी हो सकता है, जो आप पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम का पेपर और आज के पेपर में काफी डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। पहले का पेपर थोड़ा सा होता था हाईलाइट येलो कलर का, थोड़ा सा होता था वो येलो कलर में, तब जब नया आया था काफी पुरानी, अगर आप देखोगे पुरानी बुक्स को भी आप, तो ये पेपर जो है अब तो वाइट नोट में नोटबुक की बुक्स आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। लेकिन जो अखबार अपने आप में, अखबार मतलब कागज जो था उस टाइम पे, ये इस्तेमाल कब हुआ था क्या है, तो वो बताना। किसने इसकी जो विधि थी बनाना शुरू करा, वो चीनियों ने करी थी। चाइना वालों ने सबसे पहले कागज का निर्माण किया हुआ था बच्चों, ठीक है। कागज का प्रयोग सबसे पहले, और इंडिया में इसका कागज का प्रयोग आप देखोगे तो वो कहा जाए गुप्त बोल रहा हूँ, मध्यकाल में शुरू होता है। अमीर खुसरो के टाइम पे इसका जिक्र मिलता है आपको 1000, ठीक है, 1100-1200 के आसपास भी जो इस्तेमाल भारत में होना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीनियों ने सबसे पहले खोजा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 करें पुरुषपुर। पुरुषपुर क्या होता है, पेशावर। ये याद आ जाए, दिमाग में बिठा लीजिए शब्द आते ही। इनमें से किसका दूसरा नाम है, ये बता दिया मैंने, देख लो कहाँ पे है, पेशावर। ये क्या राइट आंसर, पेशावर। क्वेश्चन पढ़ने सब पता ही चलते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, समझ रहे हो। इतना अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग में बिठा लेना जो चीजें बता रहा हूँ। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं ना, कहीं और एक्स्ट्रा आपके बुक से बाहर नहीं जाएगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि जो पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, उससे ही क्वेश्चंस को आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। अभी इस क्वेश्चन पे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हर तीसरे दूसरे क्वेश्चन में गांधार कला शैली का जिक्र किया है, तो किन किन से संबंधित है वो बता दें मुझे, कौन सा है। जल्दी जब मैं लाइव लेके आऊंगा क्लास ना, तब आप लोगों से कन्वर्सेशन रहेगा, तब आप मुझे बताया करना, ठीक है। वो मैं जितना बता रहा हूँ चीज़ों के लिए, उस टाइम पे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और मैं लाइव इसीलिए लेके आने वाला हूँ चीज़ों के लिए कि मुझे ये भी तो पता चले बच्चे जवाब क्या दे रहे हैं, ठीक है। जिन बच्चों को हिस्ट्री से हुआ लगता है, जिनको डर लगता है, वो डर खत्म हो जाने का कोई इशू नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस बनेगा 110% बनेगा, गलत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बारे में हम बात कर गांधार कला शैली की बात कर चुके हैं। तो किससे संबंधित है, भारत और ग्रीक यानी कि यूनानी इसमें थे। और तीसरा एक और कौन मिलता है, अगर इसकी जगह भारत दे रखा है, ग्रीक दे रखा है, और प्लस कौन, रोम, ठीक है। अगर मान लो एक बार के लिए भारत को छुपा लेता है, ग्रीक और रोम दे रखा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ये दे रखा है भारत, ग्रीक या इनमें से इंक्लूड करके रखा है, तो वो तीन चीजें इनसे मिलके बनी हुई हैं। ये तीन है गांधार कला शैली से संबंधित, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है गांधार कला शैली, फिर से क्वेश्चन दे रही है गांधार कला शैली किसके टाइम पे पनपी थी। चलो इसको टाइम खराब नहीं करेंगे हम, कनिष्क के टाइम पे पनपी थी, राइट आंसर। चलो आगे आने दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली कौन सी थी। भारत और यूनानी, फिर से हुई भारत और यूनानी, ठीक है। भारत और यूनानी किससे संबंधित थे, गांधार से, गांधार कला शैली, ठीक है। किससे संबंधित थे, गांधार कला शैली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पंचांग किस काल पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है, ये बताना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किससे संबंधित है। बिल्कुल, जो क्वेश्चन इससे पहले वाले एक क्वेश्चन इसमें करा चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन में बिल्कुल घुमा के पूछा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप देखो एक ही चीज को दूसरे तरीके से पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनते, बस उसका पैटर्न चेंज होता है, चेंज हो जाता है कि किस तरीके से पूछ रहा है। अगर आप उस चीज को पकड़ लिए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना दोगे आप लोग, है ना। तो सक्षम मत, सिंपल सी बात है, जो भारत सरकार राष्ट्रीय की बात कर रही है तो सक्षम मत आएगा। और सक्षम मत कब शुरू होता है, 78 AD। लो चलो हो गया ये ईस्वी में। और किसके टाइम पे शुरू होता है, कनिष्क,
किसने दिया था? कनिष्क। ठीक है, लो चलो कुछ भी पूछ ले, क्या है, सक्षम मत था। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार के बारे में बात कर रहा है, साहित्यकार की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो विद्वान थे कनिष्क के टाइम पे, जो उसकी सभा में रहते थे, कौन कौन से साहित्यकार थे ये बताना है। बताएं कौन कौन से साहित्यकार थे। मैंने बताया हुआ था इससे पहले, वो क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था कौन किससे संबंधित है। कौन था? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और सुश्रुत और अशोक घोष और कालिदास। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नागार्जुन और अश्वघोष। साहित्यकार की बात कर रहा है बच्चों, किसकी बात कर रहा है? साहित्यकार। साहित्यकार मतलब नागार्जुन, दो साहित्यकार थे, यानी कि दो थे, नागार्जुन और अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। अब ठीक है, हालांकि जो आप देखोगे वसुमित्र ये भी इससे संबंधित थे, इसकी दरबार में तो कौन कौन थे। ठीक है, राइट आंसर तो पहले ये लगा लो आप, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अब साहित्यकार लिख दिए मैंने, और एक ये हो गया, दूसरा कौन थे? वसुमित्र, जो दे रखा है ये भी इससे संबंधित थे। कौन था? चरक। चरक कौन था? चिकित्सक। चरक कौन था? चिकित्सक। साहित्यकार की बात कर रहा है, समझ में आया? साहित्यकार का मतलब कौन है? राइटिंग करने वाला, साहित्य जो लिखता है वो। चरक कौन थे? चिकित्सक थे। ये कौन थे? ये भी साहित्यकार से संबंधित नहीं थे, लेकिन हालांकि ये संबंधित इसी से थे। समझ में आ रहा है? यानी कि समकालीन थे ये। तो ये क्रोनोलॉजी एक बार दिमाग में बैठा के रख लें। अब बात इसके सुश्रुत, सुश्रुत का नाम नहीं होगा, शल्य चिकित्सा, ये मैंने बताया था आपको इससे पहले, किससे संबंधित है? शल्य चिकित्सा। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना होगा आपने, शल्य चिकित्सा से संबंधित है ये क्वेश्चन। इससे क्लासेस में लास्ट टाइम मैं बताया हूँ, शल्य चिकित्सा। सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सुश्रुत संहिता। समझ में आया? सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? सुश्रुत ने लिखी। अश्वघोष की जो मैंने बता दिया आपको, अश्वघोष ने कौन सी रचना की है? बुद्ध चरित्रम लिखी है। कालिदास गुप्तकालीन थे, जो कि इस बारे में मालिगुना के मित्र हो गई, ऋतु संहार हो गई। ठीक है, ये सारी के सारे कालिदास से संबंधित है, और बाकी के दो मैंने बता ही दिए। ये एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। समझ में आया? अगर ये फालतू की चीजें नहीं लिख रहा हूँ कि आपको लगेगा ये फालतू की चीजें लिख दी है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। जब आप पेपर दोगे या क्वेश्चन जब देखोगे ना, पीवाई क्यूज या मॉक लगा रहे होगे आप, कहीं पे भी या लगाते हो, तो वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, वो बताना है। अब आगे सातवाहन, सातवाहन का टाइम, सातवाहन का टाइम। ये बताना है सातवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अंडर में काम किया था। सातवाहनों ने किसके अंडर में काम किया था ये बताना है। अगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन क्लास शुरू होते ये चीज बताई थी कि कौन किसका तो उत्तराधिकारी है। ठीक है, नंदकों के अधीन किया था, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। ठीक है, सातवाहन का नाम जब आ जाए तो इसके उत्तराधिकारी कौन थे, यानी किसका उत्तराधिकारी थे? मौर्यों के अधीन किया था। राइट आंसर क्या होगा? मौर्यों के अधीन। समझ में आ गया? मौर्यों के अधीन। विद इन सेकंड आंसर आपको दे देना चाहिए। सातवाहनों की बात कर ले तो सातवाहनों में ही मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? भूदान। भूदान मतलब भूदान प्रथा, यानी भूदान प्रथा का मतलब भूमि सबसे पहले जो दान देने वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, वो किसने किया था? सातवाहनों ने ही सबसे पहले भूदान प्रथा को शुरू किया था। भूदान मतलब पहले राजा जो होता था वो पूरा भूमि का स्वामी होता था, तो इसी ने सबसे पहले ब्राह्मणों को, बौद्धों को इन्होंने भूमि दान देना शुरू किया हुआ था। हमारे इतिहास में सबसे पहले भूमिदानी का साथ यहाँ से ही मिलता शुरू होता है। ठीक है, क्या ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, या फिर बौद्धों को जो भूमि दान में दी जाती थी, वो भूमि दान का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। फिर आगे आप जाते जाओगे, सामंतवादी व्यवस्था का जो बेस होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, भूदान। ठीक है, और इसमें ही इन्होंने ही, सातवाहनों ने सबसे पहले क्या? शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के चलाए।
ठीक है। पोटीन जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, पोटीन के सिक्के भी चलाए, शीशे के सिक्के चलाए, ये सारे के सारे इन्होंने सिक्के चलाए। मेनली शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहनों ने चलाए थे। भूमा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था, और इनमें से इन्हीं के राजा जो हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो अपना नाम होगा, जो अपने आप को ब्राह्मण का बोलता था ज्यादा, ठीक है, ये इसी में से ही सातवाहनों से ही संबंधित है। समझ में आ गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज और, सातवाहनों को ही क्या बोलते हैं, इनको ही क्या बोलते हैं, पश्चिम, पश्चिम का स्वामी। ठीक है, पश्चिम का स्वामी इनको बोला जाता है, ये याद रखें। एक चीज और मैं बता देता हूं, पश्चिम का स्वामी यानी कि सेतु का दक्षिण व उत्तर के बीच सेतु, ठीक है, ये भी इनको बोला जाता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सातवाहन वंश का महानतम शासक बताना है हमें। अब बात करते हैं सातवाहन की। हमने जो बताया हुआ था समझ में आया ना, कुषाण वंश से भी काफी क्वेश्चन कर लिए, कौन किससे संबंधित था, सातवाहन पे बात कर रहे हैं लोग। सातवाहन वंश का महानतम शासक बताना कौन सा था। श्री सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र पुलवामी, गौतमी पुत्र सतकर्णी और यज्ञश्री सतकर्णी, ये बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। सातवाहन का जो, एक चीज और मैं चलो बता देता हूँ, सातवाहन जो थे, सातवाहन संस्थापक कौन था इसका, एक संस्थापक भी सीधा सीधा पूछ ले जाता है क्वेश्चंस में, तो सिमुक कौन था, सिमुक, सिमुक ने ही सातवाहन वंश की नींव रखी थी, संस्थापक ये था। ठीक है बच्चों, कौन था संस्थापक, कौन था, सिमुक। ठीक है, याद रखें इस चीज को, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। तो उसके बाद ये बताना कि महानतम शासक कौन था। यार इसमें एक चीज और है, सातवाहन में ये अपनी माता का टाइटल लगाते थे अपने सरनेम पे। ठीक है, सरनेम जो होता था वो पुत्र का पिता का न लगा के किसका लगाते थे, माता का। ठीक है, यानी कि जैसे आप देख रहे होगे पुलवामी यानी वशिष्ठी पुत्र, पुलवामी पुत्र मतलब लड़का, किसका, पुलवामी, मतलब इसकी माता का नाम ये था वशिष्ठ। और ये लिखा है ना गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी इनकी माता का नाम था। मतलब मुझे लिखा है ना क्या कहते हैं, ये राजा है, ठीक है, ये पुत्र सतकर्णी ये कौन है, ये राजा है, ठीक है, गौतमी कौन है, ये माता है, माता का नाम है ये। ठीक है, माता के नाम से, जैसे मेरी माता का नाम फलाना फलाना, मैं पुत्र उनका हूँ, इस तरीके से चीजों का पहले होता था। तो ये वही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, पुलवामी, यज्ञश्री, यानी यज्ञश्री जो लिखा है ये इनकी माता का नाम है, और सतकर्णी कौन हो गया, ये इनकी जो राजा था उस टाइम पे, ये उसका नाम है। ठीक है, चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। और जिसका जिक्र हमको कहां से मिलता है, ये मिलता है, ये इसका जिक्र नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है कि नासिक अभिलेख किससे, किस राजा से संबंधित है, तो वो संबंधित है गौतमीपुत्र सतकर्णी से। समझ में आ गया, ये चीज है। ठीक है, राइट आंसर नासिक अभिलेख, ये चीज है। ठीक है, ये तो इसका महानतम शासक कौन था, ये था। ठीक है, अब ये चीज लिख दिया। ठीक है, चलो सातवाहन हो गया, सातवाहन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था। कलिंग का महान शासक बताना है कौन था प्राचीन काल में। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूर वर्मन, शर्मन नहीं है ये, वर्मन है, मयूर वर्मन। पता है कौन है कलिंग का महानतम शासक जो राजा था, वो बताना है कौन है। चलो बताएं इसका सही आंसर, अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल। तो उसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, खारवेल। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, खारवेल। खारवेल कलिंग का राजा था। ठीक है, कौन था, कलिंग का राजा था। कलिंग में कौन सा वंश था, चेदी वंश। चेदी वंश किससे संबंधित था, चेदी वंश से, कलिंग में ये। ठीक, ठीक है, कलिंग में कौन था, चेदी वंश। उसका राजा कौन था, राजा खारवेल। और इसका जिक्र किस में मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है।
और खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। ठीक है, क्या था, हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित था, और ये जैन धर्म को मानने वाला था ये। ठीक है बच्चों, चलो ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि जैन धर्म जो राजा था खारवेल किस धर्म से संबंधित था, यानी कनिष्क जो था पहले शैव धर्म से संबंधित था, फिर गुप्त हो गया, वैसे ये खारवेल जो था वो जैन धर्म से संबंधित था। और हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, खारवेल से संबंधित है, चेदी वंश का राजा हुआ था। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है राजा खारवेल, आ गया खारवेल। चलो भाई, किसके, चेदी वंश के महानतम शासक थे। ये फिर से देखो घुमा के पूछा है, क्वेश्चन सेम है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सॉरी वही चीज है, लेकिन सारा कैसे घुमा के पूछा है सारा का सारा, आप देख लो एक बार, कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनाता, ये सारे के सारे पीवाई क्यूज करा रहा हूं जो पूरे एसएससी में पूछा गया है पूरा का पूरा जिस तरीके से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कलिंग। कलिंग राइट आंसर क्या होगा, कलिंग। समझ में आ गया बच्चों, क्या था इसका सही आंसर, कलिंग। राजा खारवेल चेदी वंश से संबंधित था, और अजाशत्रु, क्या वो अजाशत्रु बोल रहा हूँ, खारवेल, और किस क्या था इसका जो अभिलेख मिला है हमको, कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है, ये चीजें सारी की सारी मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं, और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये सारी की सारी। अभिलेख का मतलब होता है प्राकृतिक साक्ष्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, तो ये साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख हमको मिले, जैसे अशोक के अभिलेख मिले हैं ना, वैसे ये अभिलेख है उसी तरीके से हैं ये। समझ में आ गया। चलो ठीक है, इस बारे में बाकी का चोल मंडल, ये चोल से संबंधित है, कलिंग बता दिया, कन्नौज या हर्षवर्धन के काल में शुरू होगा, पुरुषपुर ये बता दिया, पेशावर यानी कि जो कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ बतानी है। विद्या मतलब पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट, इनमें सबसे विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन और विक्रमशिला। बताया बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पुरानी बतानी है, जो सबसे पुरानी पीठ है, जहां पे सबसे पुराना महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो थी पढ़ाने का कॉन्सेप्ट होता था, वो बतानी है कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, तक्षशिला। राइट आंसर क्या है, तक्षशिला। तक्षशिला आपने सुना होगा इसको, तक्षशिला से ही कौन था, चाणक्य का नाम सुना होगा, चाणक्य हो गया, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि और जीवक, ये सारे के सारे जो नाम आपने सुने होंगे, ये सारे के सारे तक्षशिला में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य से, पाणिनि के अष्टाध्यायी जो मैं बता चुका हूं आपको, जीवक ये भी इसी से संबंधित थे। नालंदा, नालंदा का आप जिक्र करोगे कि गुप्त काल में शुरू होता है इसका। ठीक है, जो एक राजा था बंगाल में, पाल, धर्मपाल, उसने इसका नालंदा के उससे संबंधित है। उज्जैन ये भी गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला ये भी गुप्त काल के टाइम के संबंधित है। ये सारे के सारे पढ़े, लेकिन प्राचीन की बात कर रहा है ये, प्राचीन यानी कि ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन सब में सबसे पुराना कौन सा, तक्षशिला। तक्षशिला की स्थापना एक रामायण में, रामायण रामायण का नाम है, रामायण के हिसाब से जो भरत, राजा भरत थे ना, राजा भरत, राजा भरत का ही पुत्र था कौन, तक्ष। कौन था, राजा तक्ष। तो राजा तक्ष ने ही इसकी स्थापना की हुई थी, ये एक कॉन्सेप्ट है तक्षशिला की। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया क्या बोल रहा हूं। रामायण के अकॉर्डिंग टू, रामायण के अनुसार उसमें जिक्र मिलता है रामायण में इस चीज का। तो जो राजा भरत थे, जिनके नाम पर भारत पड़ा है राजा, तो वो एक इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है, राजा भरत के ही पुत्र थे, तक्ष, तक्ष ने ही ये कौन सा है, तक्षशिला का क्या कहते हैं, निर्माण कराया था। ठीक है, तक्षशिला उन्होंने ही बसाया था, ये चीज है। तो कितना पुराना है क्या है इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको ये चीज पता रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की। कर मुक्त ग्राम मतलब बिना टैक्स के, बिना कर, यानी कर मतलब टैक्स। भूमि दान,
जिनसे कोई कर नहीं वसूल हो जाएगा, भूमि दे दी थी। पहले जो लोग खेती करते थे, किसान करते थे, वो टैक्स वसूलते थे यार, मतलब टैक्स देते थे राजा को। तो बिना करके, मतलब अब मैंने आपको बोला कि भाई मैं 100 बीघा जमीन तुमको दे देता हूँ और कोई टैक्स नहीं है, जाओ मत अच्छे से कमाओ, चीजें करो, ठीक है। तो वो ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को दी गई थी। अब बताएं क्या है, किसने उन्हें देना शुरू किया था? ये मैंने अभी बताया था, भूमि दान देना शुरू किसने किया था? सातवाहनों ने शुरू किया हुआ था। राइट आंसर है बिल्कुल। बिना सोचे टिक लगा दो, बिना सोचे टिक लगा दो, ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा। तो बौद्ध किसको देना शुरू हुआ था? ब्राह्मणों को और बौद्धों को। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके आप देखोगे, मतलब अभी सातवाहनों ने शुरू किया है तो ये 400-500 साल चलेगा। उसके बाद इसी में सामंतवादी व्यवस्था शुरू हो जाती है। सामंतवादी मतलब कि जिनके पास भूमि बहुत ज्यादा हो जाएगी, कि भाई मेरे पास भूमि है, मैं खुद ना करके दूसरे लोगों से खेती कराता हूँ। आज के टाइम पे भी आप गांव साइड एरिया में जाओगे तो जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है वो दूसरे लोगों से खेती कराते हैं, दूसरे लोगों से खेती कराते हैं, ठीक है। वही चीज उस टाइम पे था कि जो बहुत सारी जमीन है वो जमींदार टाइप का, तो वो दूसरे लोगों से खेती कराते थे। खेती कराने के बाद दूसरे लोगों से खेती कराते थे और फिर उनका जो भी प्रोडक्शन होता कुछ लोग उन लोगों को दे देते थे, कुछ अपने पास रख लेते थे, मतलब ज्यादा से ज्यादा। कुछ लोगों से मजदूर के तौर पे करते थे तो उनको अपने दिहाड़ी या जो भी पैसा बना वो दे दिया जाता था। लेकिन ये ब्राह्मण जो होते थे वो खुद तो, ब्राह्मणों को खेती या ये पठन पाठन वाला कॉन्सेप्ट था इन लोगों का, बौद्ध भिक्षुओं का ये, तो ये लोग खेती कराते थे, मतलब खेती कराते थे। अब टैक्स मुक्त है तो इनको तो टैक्स देना नहीं है राजा को, तो ये हालांकि ये लोगों से टैक्स लेते थे और पैसा रखते थे। तो जब इनके पास पैसा बढ़ता जाएगा, 3-4 पीढ़ियां निकल जाएंगी, तो ये क्या करेंगे, वंशानुगत, इसको बोलते हैं पीढ़ियां निकलने के बाद वंशानुगत हो जाना। वंशानुगत हो जाएंगे तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी ये रईस होते जाते हैं। आप देखोगे जमींदारी व्यवस्था जो शुरू हुई थी वो ये बेस है उस चीज का, यहाँ से जमींदारी व्यवस्था शुरू होती है। यानी कि भूमिदान देना शुरू करा, फिर धीरे 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 यही चीज आगे जाके सामंतवादी, सामंतवादी के बाद मनसबदारी शुरू हो जाएगा। मुगल काल में जाओगे फिर अंग्रेजों के टाइम पे आके जमींदारी, यानी कि जो भूमि स्वामी जो थे गए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था देखोगे मॉडर्न टाइम पे, महालवाड़ी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वो जमीन जो लोग यूज कर रहे थे उनको मालिक बना दिया भूमि का, जमींदारों को, कि भाई तुम राजा हो, मतलब तुम इसके भूमि के स्वामी हो तो हमें टैक्स दो, ये अंग्रेजों ने कहा था, ठीक है। और वो जो जमीन थी उसी को बेचने का साधन, एक तरीके से आय व्यय का साधन भी बता दिया था अंग्रेजों के टाइम पे। हालांकि आप जमीन इस टाइम पे बेच नहीं सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने भूमि को बेचने का एक साधन बना दिया। जो आज के टाइम पे हम अपनी भूमि का स्वामी है तो हमने बेच दी, उस टाइम पे भूमि बेची नहीं जाती थी, ठीक है। क्योंकि सारी भूमि का राजा कौन होता था? राजा होता था, जो भूमि का स्वामी। समझ में आ गया मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट, समझ में आया? जमींदारी और ये आगे जाके यही तो जब मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारी की सारी अंग्रेजों ने लागू करी हुई थी और जमींदारी को दे दिया गया था, ठीक है। रैयतवाड़ी में जो किसान भूमि कर रहे थे, जो भूमि पे जोत कर रहे थे, कमा रहे थे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही रैयतों को, रैयत मतलब किसान, किसानों को उनका अधिकार दिया गया कि तुम स्वामी हो, तुम हमें डायरेक्ट टैक्स दो। तो उन्होंने बिचौलियों को साइड में कर दिया था अंग्रेजों ने। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? सातवाहन। तो यहाँ से शुरू होता है वो वाला सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, भूमिदानी वाला। तो उत्तर भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राओं की बात कर रहा है, यानी सोने की मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाई थी ये बताना है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्ण मुद्राओं कुषाणों ने, यूनानी, शक और पार्थियन किसने शुरू करी थी? तो कुषाणों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चालू करी थी। किसने? कुषाणों ने। सोने की मुद्रा, कौन सी मुद्रा चलाई थी? सोने की मुद्रा तथा एंड किसकी? तांबे की। किसकी? तांबे की। ये सारी की सारी सोना और तांबे की जो मुद्राएं थी, मुद्रा मतलब सिक्के, वो कुषाणों ने चालू करे थे, ठीक है। सोने की मुद्राएं सबसे पहले कुषाणों, सबसे पहले ये दिमाग में डाले, सोने के सिक्के जो चालू किए थे कुषाणों ने सारे किए थे। और सबसे ज्यादा समय में, किस समय में सबसे ज्यादा जारी किए गए थे? वो गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्न में से कौन थे? कौन थे? कुषाण थे। बार बार एक ही चीज को कितना बार बताएंगे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या है? ये बताना है। बताएं तो क्या होगा इसका सही आंसर? प्राचीन वैदिक कला है, मौर्यकालीन कला है, गांधार कला है या गुप्त कला है? बताएं। तक्षशिला, इसके बारे में भी हमने जिक्र कर लिया है, बात कर ली है, सारा का सारा अच्छे से पता है। तो जो प्रसिद्ध स्थल है, इसको प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। गांधार कला यानी कि गांधार शैली जो हुई थी उसी से संबंधित है उधर ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था जो है बनाई गई थी, जो वर्ण व्यवस्था, इस बारे में मैंने आपको
वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। टॉपिक नहीं पढ़ाया लेकिन हाँ क्वेश्चंस के तौर पे सारा एक्सप्लेन करके मैंने आपको बताया हुआ कि वर्ण व्यवस्था जो चीज हुई थी और सबसे पहले कब में इसका जिक्र मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जिक्र मिलता है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, और कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। ठीक है, कौन सा है? पुरुष सूक्त। ठीक है, ये अगर बच्चे याद नहीं आ रहा है ना आपको तो रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, हालांकि सारी चीजें बता चुका हूं वर्ण व्यवस्था, और इस टाइम पे वर्ण व्यवस्था का हम जिक्र करते हैं तो किस पे थी? कर्म आधारित। किस पे आधारित थी? कर्म आधारित, काम के बेस पे। ठीक है, काम के बेस पे। और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्रोनोलॉजी क्रम से याद रखें। ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम होता है पठन पाठन कर्म के आधार पे। ठीक है, क्षत्रियों का युद्ध और क्या कहते हैं राज करना वो। वैश्यों का काम क्या होता है? खेती, कृषि, शिल्पियों में लगा होता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? वैश्य में। शूद्रों का काम, उनसे इन तीनों को में बताया गया कि तीनों की सेवा करना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? और ये किससे संबंधित है? श्रमिक गतिहीनता, श्रमों की गरिमा को बनाए रखना, आर्थिक उत्थान के लिए व्यवसाय श्रम विभाजन। बताएं इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवसायिक, मतलब जो बताया ना कर्म के आधार पर, यानी व्यवसाय के आधार पर कर्म विभाजन है। इसका सही आंसर ये होगा। राइट आंसर क्या होगा? ये। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में ही देखोगे आप ये चीजें व्यवसाय या श्रम आधारित पे करी गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते चीजों के लिए ये फिर किस पे? जन्म के आधार पे हो गई थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हो गया आज का क्वेश्चन। यह था आज का सेशन हमारा, सारा का सारा मौर्य काल से संबंधित हो गया है। आपको सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, सारी चीजें बताई, जितनी भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हम आगे करते रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आज का क्लास था हमारा। जिन बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है चीजों के लिए तो कमेंट के थ्रू हमको बता दें, मैं उस पर भी देख लूंगा कि क्या कंफ्यूजन है बच्चों को, रिस्पॉन्ड आएगा। और हम नेक्स्ट जल्दी क्लास में लाइव मिलना शुरू करेंगे ताकि गो थ्रू हो पाए, एक दूसरे की क्वेश्चंस में आप डील कर पाएंगे। तो आप मुझे लगता है कि आपको भी कोई कंफ्यूजन है, चीज़ें बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, या कोई डाउट्स हैं, या कोई ओपिनियन है कि सर ये चीज़ें हैं इस तरीके से भी बता दो, या ये टॉपिक है ये भी चीज़ें, तो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ एक वन वे के तौर पे आपको कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट्स नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं है। हालांकि आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, मैं एक उस बारे में भी हमारी टीम बात करती है, देखती है चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर लो। ठीक है, टारगेट विद तेजा के आसपास, तो इस पे जाके आप टेलीग्राम पे आप पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने आपको पढ़ाया है, सारे के सारे नोट्स वगैरह जो चीज़ भी है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप। ठीक है, क्लास को, ताकि इस चीज़ का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा पाएँ। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्टअप चीज़ों को मिल पाए, कंटेंट मिल पाए। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर और अच्छे से हो पाए। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट्स वगैरह हो रहे हैं तो लाइव क्लास में मिलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी जल्दी लाइव मिलेंगे हम। और फिर जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ पाओ आप, जितने ज़्यादा बच्चों को ऐड कर पाओ, ताकि क्लास डाउट्स हैं चीज़ें हैं तो वो आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, मेनली मेरा काम यही होगा कि मैं आपको ज़्यादा से जो भी आपके डाउट्स हैं, लाइव आने का मतलब ये है कि जितने भी डाउट्स आपके हैं वो के सारे मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपके डाउट्स को, ताकि आप एक कहा जाए कि एक क्लियरिटी रखें पेपर में कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है ना बच्चों, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।